हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में सीखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के बारे में। ये भी एफिशिएंसी और रेशियो का ही भाग है। जैसा कि हम लोगों को पता है, मतलब आप लोगों को पता ही, मैंने बताया था कि हम लोग 3 रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 रेशियो के बारे में? जो हमारा पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद मैंने बताया था सॉल्वेंसी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने 4 रेशियोज बताए हैं, लिक्विडिटी रेशियो में मैंने 2 रेशियो बताए हैं और प्लस एग्जाम्पल्स भी हैं, ओके। एंड सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने आपको 4 रेशियोज बताए हैं, राइट। और अब हमने स्टार्ट किया एफिशिएंसी रेशियो। क्या स्टार्ट किया हुआ है हमने? एफिशिएंसी रेशियो। मतलब ये चेक करते हैं कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है अपनी चीजों को यूटिलाइज करने में, राइट। तो एफिशिएंसी रेशियो में हमने एक वीडियो पढ़ लिया था, यानी एक वीडियो देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो, बेसिकली हम सबको पता है कि जितने जितने हमने रेशियोज पढ़े सब में कम से कम 2-3 तो थे ही। तो ये रेशियो में अभी खास क्या है? वर्किंग कैपिटल। हम लोगों ने स्टॉक टर्नओवर तो देख ही लिया था, उससे हमें एफिशिएंसी पता चल ही गया था, लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ऐसा खास क्या है? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, तो चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी। इसका फॉर्मूला होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है? सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एक चीज याद रखना है, कहीं कहीं सेल के बदले में लिखा रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखा रहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कुछ बुक्स में लिखा रहता है, जैसे सीबीएसई की बुक्स होती है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब एक बात को समझो कि बेसिकली यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पे। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल पे। देखो, इसके पहले वाला जो रेशियो था उसमें हम लोगों ने सिर्फ किसको लिया था? ओनली स्टॉक लिया था। हमने क्या लिया था? ओनली स्टॉक लिया था। लेकिन आपको पता है किसी भी बिजनेस का अगर एफिशिएंसी चेक करना हो तो सब स्टॉक मायने नहीं रखता है, क्योंकि स्टॉक के साथ बहुत सारी ऐसी वर्किंग कैपिटल्स हैं, मतलब एसेट्स हैं, जिनका हमें यूज करना होता है। जैसे कि देखा जाए, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, राइट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि कितनी जल्दी हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आया? तो जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, बेसिकली सिर्फ स्टॉक को कंसिडर करता है, इसी वजह से वो उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये वर्किंग कैपिटल को ले रहा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों को काउंट कर रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी ये दोनों चीजों को काउंट कर रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कंपेयर टू टर्नओवर रेशियो, वर्किंग जो सॉरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो होता है, ठीक है, ये हमारा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बात समझ में आया? इतना तक क्लियर है? अब देखो, हम अगर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो बेसिकली हमारा एक ही रीजन होता है इन सब चीजों में पैसे लगाने का, कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो इल्ड द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अगर अर्न करना है तो हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ स्टॉक को। क्लियर हुआ इतना? बात समझ में आया? ठीक है। अब एक बात समझो, अब ये रेशियो में एक चीज और याद रखनी है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या, कभी कभी क्वेश्चंस में सेल्स नहीं दिया होता है, इफ सेल्स इज नॉट गिवन, अगर मान लो सेल नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सीओजीएस को कंसिडर करेंगे, राइट। तो सीओजीएस इज टेकन। तो ये थोड़ा याद रखना है कि अगर इन केस सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो हम इस सेल के बदले में क्या कंसिडर कर लेंगे? सीओजीएस। नहीं दिया हुआ है मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है कि कैसे फाइंड आउट करें, कोई भी तरीका नहीं दिया है, यानी कोई हिंट भी नहीं दिया कि हम लोग उसको फाइंड आउट कर सके, ठीक है। अगर कोई हिंट है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, सारे तुमने हथकंडे अपना लिए, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में तुम्हें ये भाई लिबर्टी दी गई है कि तुम यूज कर सकते हो। क्लियर इतना? तो आई होप कि फॉर्मूला से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो चीजें मैंने कही हैं उसको याद रखना। अगर याद नहीं रहती तो नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। हाँ, ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो जैसे ही क्वेश्चन में लिखा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग
कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स हमें इजीली दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 25 लाख। तो क्लियरली यहाँ पे 25 लाख दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 25 लाख। अब डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब मैं अगर बात करता हूँ वर्किंग कैपिटल की, तो हमें कहीं भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, जब हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, तो हमें टोटल एसेट्स दिया हुआ है, हमें नॉन करंट एसेट दिया है, हमें टोटल लायबिलिटी दिया है, हमें नॉन करंट लायबिलिटी दिया है, ठीक है। अगर याद होगा, मैंने कहा था जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा करो नॉन करंट एसेट, यहाँ लिखा करो करंट एसेट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखा करो कैपिटल, यहाँ पे लिखा करो रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ लिखा करो नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ लिखा करो करंट लायबिलिटी। और इस तरह से आपका बैलेंस शीट जो है वो तैयार, ओके। तो बैलेंस शीट अब तैयार हो गया, तो इसमें से वैल्यूज लिख लो। तो हमें टोटल एसेट्स कितना दिया, 45 लाख दिया हुआ है, तो 45 एल लिख देता हूँ, ठीक है। नॉन करंट एसेट हमें कितना दिया हुआ है, 30 लाख दिया हुआ है। उसके बाद टोटल लायबिलिटी कितना दिया है, 20 लाख, यानी ये पूरा कितना दिया हुआ है, 20 लाख दिया हुआ है, जिसमें से नॉन करंट लायबिलिटी है 10 लाख दिया हुआ है, राइट। अब अगर ध्यान से देखो, इस पूरे को देखते हो ध्यान से, तो चलो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 45 दिख रहा है और यहाँ पे 30 एल दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 20 दिख रहा है और यहाँ पे 10 दिख रहा है। अगर इन चीजों को ध्यान से देखो, तो ये नॉन करंट और करंट दोनों मिलके 45 हो रहा है। तो 45 में से 30 माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट मेरा कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। और ये यहाँ पे दिया हुआ है 20 लाख दिया हुआ है, और ये 10 दिया हुआ है। तो 20 में से 10 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। समझ में आया? यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना करंट लायबिलिटी और करंट एसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा दोगे कि नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी का पता नहीं, तो टोटल लायबिलिटी का कैसे निकालोगे, सॉरी टोटल लायबिलिटी तो पता है ना, तो टोटल लायबिलिटी जो है वो मैं लिख देता हूँ। टोटल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 20 लाख, आई मीन 20 लाख, ठीक है। तो अब एक चीज और याद रखना कि जितना सारी चीजें बताई उनको थोड़ा सॉल्व भी करना, ओके। ऐसे ऐसे वीडियोस देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा, सॉल्व करते रहो, सारी क्वेश्चंस बुक के ही हैं, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो 10 लाख प्लस करंट लायबिलिटी प्लस इज इक्वल टू 20 लाख। अब ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 10 लाख। तो ये कितना आ गया आपका, 10 लाख, यानी करंट लायबिलिटी आ गया आपका 10। और सेम उसी तरह से अपने करंट एसेट भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है हमें, 15 लाख दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है, यानी बचेगा कितना, यहाँ पे 5 लाख बचेगा, राइट। इतना क्लियर हुआ? अभी हमें क्या करना है, बस हमें ये वैल्यू यहाँ रख देना है। अब अगर ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पे आएगा 5। और याद रखना ये भी हम कैसे डिनोट करते हैं, टाइम्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये 5 टाइम्स आने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 गुना कैपेसिटी है ये सारी चीजों की। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन छोटा सा है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें हमें क्लियर रहें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ MN लिमिटेड कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। अब सेम ही क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, सॉरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ओके। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, राइट, इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखोगे तो वर्किंग कैपिटल क्लियरली दिख रहा है, तो मैंने वर्किंग कैपिटल लिख दिया 3 लाख। लेकिन अगर मैं सेल्स की तरफ देखता हूं तो मुझे सेल की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन ये बात मुझे पता है कि मेरा जो सेल होता है, मेरा जो सेल होता है वो COGS प्लस GP बन के, मतलब जीपी को ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, राइट। अगर ये याद नहीं आ रहा हो तो हम लोग ने पढ़ा था जीपी का फॉर्मूला, हम लोगों ने जीपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेल्स माइनस COGS। और अब मुझे क्या चाहिए, सेल चाहिए, ठीक है। तो अब सेल को यही रहने दो, COGS को इधर लेकर आ जाओ, तो क्या बन गया, COGS प्लस जीपी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो COGS दिया हुआ है 15 लाख, COGS कितना दिया हुआ है 15 लाख, लेकिन जीपी रेट में दिया हुआ है, जीपी क्या दिया हुआ है, रेट में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझो। जीपी रेट कितना है, 25% है। तो जीपी रेट 25% है, याद होगा मैंने कहा था कि जीपी अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, तो जीपी अमाउंट हम निकालते हैं जो हमारा सेल होता है उस पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं जीपी रेट का।
क्या करते हैं हम, सेल में जीपी रेट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये याद होगा, मैंने एक वीडियो में समझाया था, एक या शायद मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया था, तो वहां पे देख लेना। ओके, तो यहाँ पे सेल्स कितना दिया हुआ है मुझे नहीं पता, राइट, मुझे सेल का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चलो मैं 100 एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा सेल कितना है, 100 है, जीपी रेट कितना 25% है, तो इसका मतलब मेरा जीपी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से समझो, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि सेल मैंने कितना एज्यूम किया, 100 एज्यूम किया, तो मेरा जीपी कितना आ गया, 25 आ गया, राइट। इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस होगा कितना होगा, 75 होगा। तो अब अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे सेल के नीचे 100 हो गया, सीओजीएस के नीचे कितना हो गया, 75 हो गया, और जीपी के नीचे क्या हो गया, 25 हो गया। तो इन तीनों में से कौन सी अमाउंट अवेलेबल है, तो हमारे पास सीओजीएस की अमाउंट अवेलेबल है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सीओजीएस 75 के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15 लाख दिया हुआ है, राइट। तो सेल 100 के अकॉर्डिंग हाउ मच, राइट। मैंने क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, और आई होप कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। सीओजीएस और जीपी रेट दिया हुआ था, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सेल इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी, राइट। क्या है ऑप्शन, सीओजीएस प्लस जीपी। तो सीओजीएस तो हमें 15 दे दिया है, लेकिन जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और जीपी हमें कैसे दिया हुआ है, रेट में दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे जीपी अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू जीपी रेट। अब सेल्स तो दिया ही नहीं था, तो लेकिन मैंने सेल्स को क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम सेल इज इक्वल टू 100। मैंने क्या एज्यूम किया, सेल को 100 एज्यूम किया, तो सेल इंटू जीपी रेट यानी 100 इंटू 25% किया, तो कितना आ गया, 25 रुपीज आ गया। अब देखो मैंने वही चीजें यहाँ पर लिख दी हैं। मैंने क्या किया, बस जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी में यहाँ पे मैंने एजम्पशन वाला लिख दिया। तो मैंने सेल में एज्यूम किया था 100, वो लिख दिया, जीपी में मेरा आया था 25, वो लिख दिया, तो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया, 75, और ये 75 क्या है, सीओजीएस की जगह पर है, तो सीओजीएस 75 के अकॉर्डिंग अमाउंट दिया, 15 लाख दिया हुआ है, तो 100 के अकॉर्डिंग हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो यहाँ हो जाएगा 15 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, तो 75 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करोगे तो 20 लाख होगा, राइट। अगर कैलकुलेशन करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कितना आ गया, 20 लाख आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 लाख, ठीक है, कितना लिख दिया मैंने, 20 लाख। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 6.67 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 6.67 टाइम्स। तो आई होप अब आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया, और अलग अलग तरीके फॉर्मूलाज हम देखते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने हमने फॉर्मूलाज किए हैं उन सबको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने से बेनिफिट ये होगा कि हमें क्वेश्चन में किसी भी तरह का आ जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, हम सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, और अगर सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले पाते कोचिंग के थ्रू, राइट। ये एक इनिशिएटिव था जो मैंने शुरू किया था 2016 में। मैंने कभी इतना प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, बट राइट नाउ इट इज नेसेसरी, राइट। क्योंकि मैं नहीं कर रहा था प्रॉपरली, अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं जरूरी नहीं समझता था, बट राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग प्रॉपरली। सो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करो, ठीक है। और साथ ही साथ इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।